प्रस्तावना। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी जिसने तकनीकी दुनिया को नया आकार दिया, आज वैश्विक नवाचार का पर्याय है। 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा स्थापित माइक्रोसॉफ्ट ने एक छोटे से कार्यालय से शुरुआत की और आज यह सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रणी है। इसकी कहानी केवल तकनीकी सफलता की नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि, अनुकूलन और निरंतर नवाचार की कहानी है। यह पुस्तक माइक्रोसॉफ्ट और सफलता की रणनीतियां कंपनी की यात्रा को 15 अध्यायों में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है, जो 10,000 शब्दों में इसके विकास, चुनौतियों और उपलब्धियों को समेटती है। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 1975 में अल्टेर 8800 के लिए बेसिक इंटरप्रेटर के विकास से हुई, जिसने कंपनी को पर्सनल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में स्थापित किया। 1980 में आईबीएम के साथ एमएस डॉस का कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इसे पीसी सॉफ्टवेयर बाजार में अग्रणी बनाया। इसके बाद विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एज्योर और हाल ही में एआई तकनीकों ने कंपनी को तकनीकी क्रांति के केंद्र में रखा। यह पुस्तक न केवल माइक्रोसॉफ्ट की कहानी बताती है, बल्कि इसकी सफलता के पीछे छिपी रणनीतियों को भी उजागर करती है। बिल गेट्स की दूरदर्शिता, स्टीव बाल्मर का व्यावसायिक विस्तार और सत्या नडेला का क्लाउड फर्स्ट दृष्टिकोण, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के स्तंभ है। कंपनी ने प्रतिस्पर्धा, एंटी ट्रस्ट मुकदमों और तकनीकी परिवर्तनों का सामना करते हुए भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। प्रत्येक अध्याय व्यवस्थित, तथ्यात्मक और सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान करता है, जो माइक्रोसॉफ्ट की रणनीतियों को समझने में मदद करता है। यह पुस्तक उद्यमियों, प्रबंधकों और तकनीकी उत्साहियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह सीखना चाहते हैं कि कैसे एक छोटा विचार वैश्विक साम्राज्य बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी से हमें ग्रोथ माइंडसेट, रणनीतिक साझेदारी और नवाचार की शक्ति का पाठ मिलता है। आइए इस यात्रा में माइक्रोसॉफ्ट के उत्थान, चुनौतियों और भविष्य की दिशा को समझे और उन रणनीतियों को जाने जो इसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। अध्याय 1, माइक्रोसॉफ्ट का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी जिसने तकनीकी दुनिया को नया आयाम दिया, आज वैश्विक नवाचार का प्रतीक है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में एक छोटे से कार्यालय में हुई थी। कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का संयोजन था, जो उस समय के उभरते पर्सनल कंप्यूटिंग युग को दर्शाता था। माइक्रोसॉफ्ट की पहली उपलब्धि अल्टेर 8800 माइक्रो कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर का विकास था, जिसे जनवरी 1975 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका में प्रदर्शित किया गया। इस सफलता ने कंपनी को सॉफ्टवेयर उद्योग में स्थापित किया और पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए आधार तैयार किया। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मूल मंत्र इसकी रणनीतिक दृष्टि, नवाचार और बाजार की बदलती मांगों के साथ अनुकूलन रहा है। 1980 में आईबीएम के साथ एमएस डॉस का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस डील ने माइक्रोसॉफ्ट को पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। कंपनी का मिशन, जैसा कि आज परिभाषित है, हर व्यक्ति और संगठन को अधिक हासिल करने के लिए सशक्त बनाना है। यह मिशन सम्मान, अखंडता और जवाबदेही जैसे मूल्यों पर आधारित है। माइक्रोसॉफ्ट ने इन मूल्यों को अपनी कॉरपोरेट संस्कृति में गहराई से समाहित किया, जो इसकी दीर्घकालिक सफलता का एक प्रमुख कारण है। कंपनी की यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। 1985 में विंडोज 1.0 का लॉन्च, 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का परिचय और 2008 में क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर की शुरुआत ने माइक्रोसॉफ्ट को तकनीकी क्रांति के केंद्र में रखा। सत्या नडेला के नेतृत्व में कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विशेष ध्यान दिया, जिसने इसे 21वीं सदी में और सशक्त किया। माइक्रोसॉफ्ट ने रणनीतिक अधिग्रहण,
जैसे लिंक्डइन 2016 में और एक्टिविजन ब्लिजर्ड 2023 में उनके अधिग्रहण के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत किया। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के पीछे कई रणनीतियां हैं। पहला, ग्रोथ माइंडसेट, जिसने कंपनी को निरंतर सीखने और सुधार करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, सही समय पर अवसरों का लाभ उठाना, जैसे आईबीएम के साथ साझेदारी। तीसरा, तकनीकी नवाचार और बाजार की मांगों के अनुरूप प्रोडक्ट डेवलप करना। कंपनी ने प्रतिस्पर्धा और एंटी ट्रस्ट चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपनी स्थिति मजबूत की। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी प्रेरणादायक है। बिल्कुल, यह दर्शाती है कि कैसे एक छोटा सा विचार सही रणनीति और समर्पण के साथ वैश्विक साम्राज्य में तब्दील हो सकता है। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट की नींव, इसके मूल सिद्धांतों और इसकी सफलता के प्रारंभिक कारकों को समझेंगे। आगामी अध्यायों में हम कंपनी के विकास, नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य की दिशा को विस्तार से देखेंगे, जो उद्यमियों और तकनीकी उत्साहियों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। अध्याय 2, बिल गेट्स और पॉल एलन की शुरुआत। माइक्रोसॉफ्ट की नींव बिल गेट्स और पॉल एलन की जोड़ी पर टिकी है, जिनकी दोस्ती और साझा दृष्टिकोण ने तकनीकी दुनिया को बदल दिया। दोनों की मुलाकात सिएटल के लेक साइड स्कूल में हुई, जहां उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि विकसित की। 1972 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी ट्रैफ ओ डाटा शुरू की, जो ट्रैफिक डेटा विश्लेषण के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित उपकरण बनाती थी। हालांकि यह उद्यम मामूली सफल रहा, लेकिन इसने गेट्स और एलन को वैश्विक नवाचार, तकनीकी नवाचार और व्यावसायिक संभावनाओं का अनुभव कराया। 1975 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका में अल्टेर 8800 माइक्रो कंप्यूटर के लॉन्च ने दोनों को प्रेरित किया। गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र थे, और एलन, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे, दोनों ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया। उन्होंने अल्टेर के निर्माता MITS मतलब माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम, MITS का मतलब होता है, उनसे संपर्क किया और बेसिक इंटरप्रेटर विकसित करने का प्रस्ताव दिया। बिना किसी तैयार प्रोडक्ट के उन्होंने केवल एक डेमो का वादा किया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद गेट्स और एलन ने अल्टेर पर बेसिक को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिल गेट्स की रणनीति थी एक काम पर पूर्ण फोकस। उन्होंने हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ दी ताकि माइक्रोसॉफ्ट को अपना पूरा समय दे सके। उनकी महत्वाकांक्षा और तकनीकी समझ ने कंपनी को शुरुआती सफलता दिलाई। पॉल एलन ने तकनीकी दृष्टि प्रदान की, लेकिन 1983 में स्वास्थ्य कारणों जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया। फिर भी उनकी प्रारंभिक भूमिका माइक्रोसॉफ्ट की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण थी। माइक्रोसॉफ्ट की पहली बड़ी सफलता 1980 में आईबीएम के साथ साझेदारी थी। आईबीएम अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता था। माइक्रोसॉफ्ट ने सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के 86 डॉस खरीदा और इसे MS डॉस के रूप में विकसित किया। गेट्स ने चतुराई से लाइसेंसिंग मॉडल बनाया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर का स्वामित्व बनाए रखा और इसे अन्य निर्माताओं को भी बेचा। यह रणनीति माइक्रोसॉफ्ट को पीसी बाजार में अग्रणी बनाती थी। गेट्स और एलन की सफलता के पीछे कई कारक थे। पहला, उनकी तकनीकी प्रतिभा और प्रोग्रामिंग में गहरी रुचि। दूसरा, अवसरों को पहचानने और जोखिम लेने की क्षमता। तीसरा, नेटवर्किंग और साझेदारी, जैसे आईबीएम के साथ समझौता। 1979 में गेट्स ने कंपनी को बेलेव्यू, वॉशिंगटन स्थानांतरित किया और 1983 में माइक्रोसॉफ्ट माउस लॉन्च किया, जो हार्डवेयर में पहला कदम था। इस अध्याय में हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, ग्रोथ माइंडसेट।
और निरंतर सीखने की मानसिकता। दूसरा, सही समय पर सही साझेदारी का महत्व। तीसरा, जोखिम लेने और समर्पण का मूल्य। गेट्स और एलन की कहानी दर्शाती है कि कैसे दो युवा सीमित संसाधनों के साथ तकनीकी क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम एमएस डॉस के विकास और इसके माइक्रोसॉफ्ट की सफलता में योगदान को देखेंगे। अध्याय 3, एमएस डॉस का विकास। माइक्रोसॉफ्ट की पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास और इसके व्यापक अपनाने से आई। यह ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट को पर्सनल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस अध्याय में हम एमएस डॉस की उत्पत्ति, इसके विकास और माइक्रोसॉफ्ट की रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे जो इसकी सफलता के पीछे थी। 1970 के दशक के अंत में पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी उद्योग उभर रहा था। 1980 में आईबीएम ने अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तलाश शुरू की। उस समय डिजिटल रिसर्च का सीपी/एम ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में लोकप्रिय था। आईबीएम ने शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट से सीपीएम के बारे में बात की, लेकिन बिल गेट्स ने चतुराई से सुझाव दिया कि वे सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट यानी एससीपी से संपर्क करें, जिसके पास 86 डॉस नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रोसॉफ्ट ने 86 डॉस को $50,000 में खरीद लिया और इसे एमएस डॉस के रूप में विकसित किया। ये डील माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। गेट्स ने न केवल 86 डॉस को बेहतर बनाया, बल्कि आईबीएम के साथ एक गैर अनन्य लाइसेंसिंग समझौता किया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट को एमएस डॉस को अन्य पीसी निर्माताओं को बेचने का अधिकार मिला। यह रणनीति माइक्रोसॉफ्ट को बाजार में एक मजबूत स्थिति प्रदान करती थी, क्योंकि अन्य कंपनियां जैसे कॉम्पैक और डेल भी अपने पीसी में एमएस डॉस का उपयोग करने लगी। 1981 में आईबीएम ने पीसी के लॉन्च के साथ एमएस डॉस तेजी से उद्योग मानक बन गया। माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति में कई महत्वपूर्ण तत्व थे। पहला, आईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उन साझेदारियों पर ध्यान देना। गेट्स ने समझा कि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करना बाजार में प्रभुत्व का रास्ता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर का स्वामित्व बनाए रखना, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को दीर्घकालिक राजस्व धारा प्रदान की, रेवेन्यू की धारा प्रदान की। तीसरा, सही समय पर बाजार में एंट्री करना। एमएस डॉस की सफलता में भाग्य भी शामिल था, क्योंकि डिजिटल रिसर्च के साथ आईबीएम की बातचीत विफल हो गई थी, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए अवसर खोला। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने जेनिक्स, एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया, लेकिन यह एमएस डॉस जितना सफल नहीं हुआ। एमएस डॉस की सादगी और कम लागत ने इसे पीसी उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाया। इसकी कमांड लाइन इंटरफेस हालांकि उपयोगकर्ता अनुकूल नहीं थी, उस समय के हार्डवेयर की सीमाओं के लिए उपयुक्त थी। बिल गेट्स की दृष्टि थी कि हर डेस्क पर और हर घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए। एमएस डॉस ने इस दृष्टि को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी सफलता ने माइक्रोसॉफ्ट को वित्तीय स्थिरता प्रदान की, जिससे कंपनी ने नए प्रोडक्ट जैसे विंडोज में इन्वेस्टमेंट किया। इस अध्याय से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, अवसरों को पहचानने और तुरंत कार्यवाही करने का महत्व। दूसरा, रणनीतिक साझेदारियों का लाभ उठाना। तीसरा, दीर्घकालिक सोच जैसे गैर अनन्य लाइसेंसिंग मॉडल, जो माइक्रोसॉफ्ट को बाजार में विस्तार करने में सक्षम बनाया। अगले अध्याय में हम विंडोज के उदय और इसके माइक्रोसॉफ्ट की सफलता में योगदान को देखेंगे। अध्याय 4, विंडोज का उदय। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी में विंडोज का लॉन्च एक ऐतिहासिक पड़ाव था, जिसने कंपनी को पर्सनल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान किया। विंडोज ने न केवल माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी क्षमताओं को परफॉर्मेंस किया, बल्कि कंपनी की रणनीतिक दूरदर्शिता
और बाजार को समझने की क्षमता को भी उजागर किया। इस अध्याय में हम विंडोज के विकास, इसके प्रभाव और इसके पीछे की रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। विंडोज 1.0 को 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया। यह एमएस डॉस पर आधारित एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई था, जो उपयोगकर्ताओं को कमांड लाइन के बजाय माउस और विंडो आधारित नेविगेशन प्रदान करता था। ये एप्पल के मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रेरित था, जिसने 1984 में जीयूआई की लोकप्रियता स्थापित की थी। हालांकि विंडोज 1.0 को शुरुआती आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह धीमा था और हार्डवेयर की सीमाओं के कारण सीमित कार्यक्षमता प्रदान करता था। फिर भी इसने माइक्रोसॉफ्ट की जीयूआई आधारित भविष्य की दिशा को स्पष्ट किया। 1986 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मुख्यालय को रेडमंड, वॉशिंगटन में स्थानांतरित किया और उसी वर्ष कंपनी का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ हुआ। इस आईपीओ ने माइक्रोसॉफ्ट को $61 मिलियन जुटाने में मदद की और बिल गेट्स को अरबपति बनाया। यह वित्तीय सफलता कंपनी को नए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने और बाजार के लिए संसाधन प्रदान करती थी। विंडोज 2.0 जो 1987 में लॉन्च हुआ, उसने बेहतर ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग की शुरुआत की, लेकिन असली क्रांति 1990 में विंडोज 3.0 के साथ आई। विंडोज 3.0 ने बाजार पर कब्जा किया। इसकी बेहतर मेमोरी प्रबंधन, उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस और डेवलपर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यानी एसडीके ने इसे लोकप्रिय बनाया। इसने 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची और माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में अग्रणी बनाया। इसकी सफलता का एक कारण था माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति। मौजूदा एमएस डॉस उपयोगकर्ताओं के लिए आसान अपग्रेड पथ प्रदान करना। माइक्रोसॉफ्ट की रणनीतियों में शामिल था आईबीएम के साथ सहयोग, हालांकि यह रिश्ता जटिल था। 1980 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने मिलकर ओएस टूर ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज पर अधिक ध्यान दिया। 1990 तक विंडोज की सफलता ने ओएस 2 को पीछे छोड़ दिया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने स्वतंत्र रूप से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया। यह रणनीति माइक्रोसॉफ्ट की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण थी। विंडोज की सफलता के पीछे कई फैक्टर्स थे। पहला, उपयोगकर्ता अनुकूल जीयूआई, जिसने गैर तकनीकी उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया। दूसरा, डेवलपर समुदाय को समर्थन, जिसने तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के विकास को बढ़ावा दिया। तीसरा, स्टॉक मार्केट के माध्यम से पूंजी जुटाना, जिसने कंपनी को वित्तीय ताकत दी। विंडोज 3.0 ने माइक्रोसॉफ्ट को एप्पल के साथ प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति दी और कंपनी को अगले स्तर पर ले गया। इस अध्याय से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, नवाचार के साथ उपयोगकर्ता अनुभव को प्रायोरिटी देना। दूसरा, रणनीतिक साझेदारियों का उपयोग, लेकिन स्वतंत्रता बनाए रखना। तीसरा, बाजार की मांगों के अनुरूप त्वरित अनुकूलन साधना। विंडोज ने माइक्रोसॉफ्ट को एक घरेलू नाम बनाया और अगले अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस की सफलता और इसके उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बाजार में प्रभाव को देखेंगे। अध्याय 5, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सफलता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लॉन्च कंपनी के लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने न केवल कार्यालयों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की कार्यक्षमता को बढ़ाया, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की बाजार स्थिति को और मजबूत किया। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकास, इसकी सफलता के कारणों और इसके पीछे की रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन 19 नवंबर 1990 को लॉन्च किया गया। यह एक सॉफ्टवेयर सूट था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शामिल थे। यह सूट विशेष रूप से विंडोज 3.0 के लिए डिजाइन किया गया था, जिसकी सफलता ने ऑफिस को व्यापक स्वीकृति दिलाने में मदद की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने उपयोगकर्ताओं को एक एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिसने कार्यालयीय कार्यों को सरल और कुशल बनाया। माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति थी बंडलिंग। ऑफिस के विभिन्न एप्लीकेशन को एक साथ पेश करने से उपयोगकर्ताओं को एक व्यापक समाधान मिला, जो वर्ड परफेक्ट और लोटस 123 जैसे प्रतिस्पर्धी उत्पादों से बेहतर था। बंडलिंग ने न केवल उपयोगकर्ताओं की लागत कम की, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को एक मानक के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा विंडोज के साथ ऑफिस का एकीकरण एक और महत्वपूर्ण रणनीति थी, क्योंकि विंडोज पहले से ही लोकप्रिय हो रहा था। ऑफिस ने इस मंच का लाभ उठाकर बाजार में तेजी से पैठ बनाई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सफलता के कई कारण थे। पहला, इसका उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को सहज और शक्तिशाली बनाया गया था, जो गैर तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए भी आसान था। दूसरा, निरंतर अपडेट और सुधार। माइक्रोसॉफ्ट ने नियमित रूप से नए वर्जन लॉन्च किए, जैसे ऑफिस 95 और ऑफिस 97, जिनमें नई सुविधाएं और बेहतर प्रदर्शन शामिल थे। तीसरा, डेवलपर समर्थन। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस के लिए मैक्रो और प्रोग्रामिंग टूल्स प्रदान किए, जिससे व्यवसाय अपनी जरूरतों के अनुसार अनुकूलन कर सकते थे। 1990 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने कार्यालयीय सॉफ्टवेयर बाजार पर कब्जा कर लिया। इसकी लोकप्रियता ने वर्ड परफेक्ट और लोटस जैसे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। 2000 के दशक तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगभग हर व्यवसाय और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर मानक बन गया। इसकी सफलता ने माइक्रोसॉफ्ट को एक नई राजस्व धारा प्रदान की, नई रेवेन्यू की धारा प्रदान की, जो विंडोज के साथ मिलकर कंपनी की वित्तीय स्थिरता को और मजबूत करती थी। 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 को लॉन्च किया, जो एक क्लाउड आधारित सब्सक्रिप्शन मॉडल था। इसने ऑफिस को और अधिक लचीला और सुलभ बनाया, क्योंकि उपयोगकर्ता इसे कहीं से भी उपयोग कर सकते थे। ऑफिस 365 ने माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी SaaS मॉडल में प्रवेश दिलाया, जो बाद में कंपनी की क्लाउड रणनीति का हिस्सा बना। इस अध्याय से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट पेशकश की शक्ति, जो उपयोगकर्ताओं को एक पूर्ण समाधान देती है। दूसरा, उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान देना, जो ग्राहक निष्ठा को बढ़ाता है। तीसरा, बाजार की बदलती मांगों के साथ अनुकूलन, जैसे क्लाउड आधारित सेवाओं की ओर बढ़ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने कंपनी को एक नया आयाम दिया, और अगले अध्याय में हम प्रतिस्पर्धा और एंटी ट्रस्ट मामलों को देखेंगे, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की रणनीतियों को चुनौती दी। अध्याय 6, प्रतिस्पर्धा और एंटी ट्रस्ट मामले। माइक्रोसॉफ्ट की अभूतपूर्व सफलता ने इसे तकनीकी उद्योग में एक दिग्गज बनाया, लेकिन इसने कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा और कानूनी चुनौतियों के दायरे में भी ला खड़ा किया। 1990 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट की बाजार प्रभुत्व ने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन को जन्म दिया, जो कंपनी की रणनीतियों और कॉरपोरेट कल्चर को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट के सामने आई प्रतिस्पर्धी चुनौतियों, एंटी ट्रस्ट मामलों और इनसे निपटने की रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। 1990 में अमेरिकन फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) ने माइक्रोसॉफ्ट की व्यावसायिक प्रथाओं की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, विशेष रूप से इसकी विंडोज और MS-DOS की लाइसेंसिंग नीतियों पर। FTC ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रभुत्व का उपयोग अन्य सॉफ्टवेयर निर्माताओं को दबाने के लिए किया था। 1993 में अमेरिकी न्याय विभाग DOJ, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ औपचारिक मुकदमा दायर किया,
जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने गैर प्रतिस्पर्धी लाइसेंसिंग समझौतों के माध्यम से बाजार में मोनोपोली बनाया है, एकाधिकार बनाया है। इस मुकदमे का समाधान एक सहमति समझौते के रूप में हुआ, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट को अपनी कुछ लाइसेंसिंग प्रथाओं को बदलने के लिए सहमत होना पड़ा। सबसे चर्चित मामला 1998 में शुरू हुआ, जब डीओजे और 20 अमेरिकी राज्यों में यूनाइटेड स्टेट्स बनाम माइक्रोसॉफ्ट मुकदमा दायर किया। इस मामले का केंद्र था माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको विंडोज 95 और बाद के वर्जन्स में बंडल करना। आरोप था कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रभुत्व का उपयोग करके नेटस्केप नेविगेटर जैसे प्रतिस्पर्धी वेब ब्राउज़रों को बाजार से बाहर करने की कोशिश की है। 2000 में अदालत ने फैसला सुनाया कि माइक्रोसॉफ्ट ने इलीगल रूप से एकाधिकार बनाए रखा और कंपनी को 2 हिस्सों में तोड़ने का आदेश दिया। हालांकि 2001 में अपील के बाद यह आदेश रद्द कर दिया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने डीओजे के साथ समझौता किया, जिसमें उसे अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई को प्रतिस्पर्धियों के साथ शेयर करना पड़ा। यूरोपियन संघ ने भी माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टिगेशन की। 2004 में ईयू ने यानी यूरोपियन यूनियन ने माइक्रोसॉफ्ट पर 497 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। उसे विंडोज का एक वर्जन बिना विंडोज मीडिया प्लेयर के पेश करने का आदेश दिया। 2008 में अतिरिक्त 899 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया। इन मामलों में माइक्रोसॉफ्ट को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। माइक्रोसॉफ्ट की रणनीतियां इन चुनौतियों से निपटने में प्रभावी थी। पहला, कंपनी ने मजबूत कानूनी रक्षा अपनाई, जिसमें विशेषज्ञ वकीलों और लॉबिंग का उपयोग किया गया। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कॉरपोरेट संस्कृति में बदलाव किया, अधिक पारदर्शिता और सहयोग पर ध्यान दिया। तीसरा, कंपनी ने प्रतिस्पर्धियों के साथ सहयोग बढ़ाया, जैसे कि एपीआई शेयर करना, जिसने डेवलपर समुदाय के साथ संबंधों को बेहतर किया। इन एंटीट्रस्ट मामलों ने माइक्रोसॉफ्ट को दीर्घकालिक सबक सिखाया। कंपनी ने अपनी व्यावसायिक प्रथाओं को और अधिक पारदर्शी बनाया और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। इस अनुभव ने माइक्रोसॉफ्ट को भविष्य में अधिक सावधानीपूर्वक और रणनीतिक बनाया। इस अध्याय से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, बाजार प्रभुत्व के साथ जिम्मेवारी आती है। दूसरा, कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत रणनीति और अनुकूलन आवश्यक है। तीसरा, कॉरपोरेट संस्कृति में बदलाव लंबे समय तक टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगले अध्याय में हम इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट के वेब युग में प्रवेश को देखेंगे। अध्याय 7, इंटरनेट एक्सप्लोरर और वेब युग। 1990 के दशक के मध्य में इंटरनेट के उदय ने तकनीकी उद्योग को एक नया आयाम दिया और माइक्रोसॉफ्ट ने इस अवसर को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंटरनेट एक्सप्लोरर के लॉन्च और इसके विंडोज के साथ एकीकरण ने माइक्रोसॉफ्ट को वेब ब्राउजिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनाया, लेकिन इसने कंपनी को एंटीट्रस्ट विवादों में भी उलझाया। इस अध्याय में हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के विकास, इसकी सफलता और इसके पीछे की रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर का पहला वर्जन 16 अगस्त 1995 को विंडोज 95 के साथ लॉन्च किया गया। उस समय नेटस्केप नेविगेटर बाजार में सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था, जिसने इंटरनेट को आम उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने देर से वेब ब्राउज़र में प्रवेश किया, लेकिन इसकी रणनीति थी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मुफ्त में बंडल करना। यह कदम माइक्रोसॉफ्ट की बाजार प्रभुत्व का लाभ उठाने का एक शानदार उदाहरण था, क्योंकि विंडोज पहले से ही अधिकांश पर्सनल कंप्यूटरों पर स्थापित था। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को तेजी से बेहतर किया,
IE 3.0 जो 1996 में लॉन्च हुआ, उसने जावास्क्रिप्ट और CSS जैसे आधुनिक वेब स्टैंडर्ड्स का समर्थन किया, जिसने इसे नेटस्केप के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया। 1997 तक IE 4.0 ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू की और 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट एक्सप्लोरर ने नेटस्केप को पीछे छोड़कर ब्राउज़र के बाजार पर कब्जा कर लिया। इसकी सफलता का मुख्य कारण था विंडोज के साथ इसका गहरा एकीकरण, जो उपयोगकर्ताओं के लिए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बन गया। हालांकि यह रणनीति विवादों का कारण बनी। माइक्रोसॉफ्ट का IE को विंडोज में बंडल करना, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज में बंडल करना और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग करना मुश्किल बनाना यूनाइटेड स्टेट्स बनाम माइक्रोसॉफ्ट एंटीट्रस्ट मामले का केंद्र था। अमेरिकी न्याय विभाग ने तर्क दिया कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रभुत्व का दुरुपयोग करके नेटस्केप और अन्य प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करने की कोशिश की। इस मामले ने माइक्रोसॉफ्ट को अपनी व्यावसायिक प्रथाओं को संशोधित करने और अधिक पारदर्शिता अपनाने के लिए मजबूर किया। माइक्रोसॉफ्ट की रणनीतियों में शामिल था: पहला, तेजी से नवाचार। कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को नियमित रूप से अपडेट किया और वेब डेवलपर्स के लिए टूल्स प्रदान किए। दूसरा, विंडोज के साथ एकीकरण, जिसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को हर पीसी पर डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध कराया। तीसरा, मुफ्त वितरण, जिसने प्रतिस्पर्धियों को दबाने में मदद की। हालांकि इन रणनीतियों ने कानूनी और नैतिक सवाल उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रोसॉफ्ट को भारी जुर्माना और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद इंटरनेट एक्सप्लोरर ने माइक्रोसॉफ्ट को वेब युग में प्रासंगिक बनाए रखा। इसने कंपनी को ऑनलाइन सेवाओं जैसे MSN, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क और बाद में क्लाउड आधारित टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने का आधार प्रदान किया। इस अध्याय से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, बाजार में देर से प्रवेश करने के बावजूद रणनीतिक लाभ का उपयोग करके प्रभुत्व हासिल किया जा सकता है। दूसरा, एकीकरण और मुफ्त पेशकश जैसी रणनीतियां शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन नैतिक और कानूनी सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा के दबाव में नवाचार और अनुकूलन महत्वपूर्ण है। अब अगले अध्याय में हम स्टीव बाल्मर के नेतृत्व और माइक्रोसॉफ्ट के नए क्षेत्रों में विस्तार को देखेंगे। तो अध्याय 8, स्टीव बाल्मर का नेतृत्व। स्टीव बाल्मर का माइक्रोसॉफ्ट के CEO के रूप में कार्यकाल 2000 से 2014 तक कंपनी के लिए विस्तार और चुनौतियों का दौर था। उनके नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने नए क्षेत्रों में कदम रखा, जैसे गेमिंग और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक चूकों का सामना भी किया। इस अध्याय में हम बाल्मर के नेतृत्व, उनकी रणनीतियों और माइक्रोसॉफ्ट के विकास पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। स्टीव बाल्मर 13 जनवरी 2000 को माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने, जब बिल गेट्स ने मुख्य सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की भूमिका निभाने का फैसला किया। बाल्मर, जो 1980 में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए थे, कंपनी के शुरुआती कर्मचारियों में से एक थे और उनकी ऊर्जावान नेतृत्व शैली और बिक्री केंद्रित दृष्टिकोण ने कंपनी को नई दिशा दी। उनके कार्यकाल में माइक्रोसॉफ्ट ने रेवेन्यू और लाभ में वृद्धि देखी, लेकिन यह अवधि गूगल, एप्पल और अमेज़न जैसे प्रतिस्पर्धियों के उभरने के कारण चुनौतीपूर्ण भी थी। बाल्मर के नेतृत्व में एक प्रमुख कदम था एक्सबॉक्स, उसका लॉन्च। 15 नवंबर 2001 को लॉन्च हुआ एक्सबॉक्स माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग उद्योग में पहला बड़ा प्रयास था। यह सोनी के प्लेस्टेशन और निंटेंडो के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बनाया गया था। हालांकि शुरुआत में एक्सबॉक्स को वित्तीय नुकसान हुआ। एक्सबॉक्स 360 2005 में बनाया गया, उसने बाजार में मजबूत स्थिति बनाई, विशेष रूप से एक्सबॉक्स लाइव जैसे ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं के साथ।
यह माइक्रोसॉफ्ट की विविधीकरण रणनीति का हिस्सा था, जिसने कंपनी को उपभोक्ता मनोरंजन के क्षेत्र में स्थापित किया। स्टीव बाल्मर ने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर भी ध्यान दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर और टूल्स डिवीजन को मजबूत किया, जिसमें विंडोज सर्वर और एसक्यूएल सर्वर जैसे उत्पाद शामिल थे। 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को 44.6 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये डील विफल रही। इसके बजाय माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग सर्च इंजन लॉन्च किया 2009 में, जो गूगल के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास था। हालांकि यह गूगल सर्च को चुनौती नहीं दे सका। स्टीव बाल्मर के कार्यकाल में चुनौतियां भी थी। माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल बाजार में पिछड़ गया। 2010 में लॉन्च हुआ विंडोज फोन एप्पल के आईओएस और गूगल के एंड्रॉयड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में असफल रहा। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल डिवीजन को 7.2 बिलियन डॉलर में खरीदा, लेकिन ये अधिग्रहण भी सफल नहीं हुआ। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने 2004 और 2008 में माइक्रोसॉफ्ट पर भारी जुर्माना लगाया, जो एंटीट्रस्ट मामलों से उत्पन्न हुआ था। स्टीव बाल्मर की रणनीतियों में शामिल था पहला विविधीकरण, जैसे गेमिंग और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट। दूसरा आक्रामक अधिग्रहण प्रयास, हालांकि सभी सफल नहीं थे। तीसरा विंडोज और ऑफिस जैसे कोर उत्पादों पर ध्यान बनाए रखना। उनके नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू 23 बिलियन डॉलर 2000 से बढ़कर 77 बिलियन डॉलर 2013 में 77 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन कंपनी को मोबाइल और सर्च जैसे उभरते क्षेत्रों में पीछे रहने की आलोचना झेलनी पड़ी। इस अध्याय से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सही समय और कार्यान्वयन जरूरी है। दूसरा, प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में तेजी से अनुकूलन की आवश्यकता होती है। तीसरा, नेतृत्व का उत्साह और दृष्टिकोण कंपनी को नई दिशा दे सकता है। अगले अध्याय में हम सत्या नडेला के नेतृत्व और माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड केंद्रित युग को देखेंगे। अध्याय 9, सत्या नडेला का युग। सत्या नडेला का माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में आगमन कंपनी के लिए एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत थी। 4 फरवरी 2014 को सीईओ बनने के बाद सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अग्रणी बनाया, जिससे कंपनी की बाजार स्थिति और वैश्विक प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस अध्याय में हम सत्या नडेला के नेतृत्व, उनकी रणनीतियों और माइक्रोसॉफ्ट के पुनर्जनन का विश्लेषण करेंगे। सत्या नडेला, जो 1992 में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए थे, उन्होंने क्लाउड और एंटरप्राइज डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टीव बाल्मर के कार्यकाल में मोबाइल और सर्च जैसे क्षेत्रों में पिछड़ने के बाद सत्या नडेला ने एक नई दृष्टि प्रस्तुत की कि मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड फर्स्ट। उन्होंने कंपनी की संस्कृति को बदलने पर जोर दिया, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और सहयोग व नवाचार को प्रोत्साहित किया। उनकी पुस्तक हिट रिफ्रेश 2017 की, उसमें इस सांस्कृतिक परिवर्तन और तकनीकी दृष्टि का वर्णन किया गया है। सत्या नडेला की पहली बड़ी रणनीति थी क्लाउड कंप्यूटिंग पर ध्यान देना। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो 2008 में लॉन्च हुआ था, उनके नेतृत्व में तेजी से विस्तारित हुआ और अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ प्रतिस्पर्धा में दूसरा सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म बन गया। सत्या नडेला ने एज्योर को हाइब्रिड क्लाउड समाधानों और एआई इंटीग्रेशन के साथ मजबूत किया, जिसने इसे उद्यमियों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाया। दूसरी रणनीति थी ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण। सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को लिनक्स और अन्य ओपन सोर्स तकनीकों के साथ इंटीग्रेट किया, जो पहले की विंडोज केंद्रित नीति से एक बड़ा बदलाव था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आईओएस और एंड्रॉयड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया गया,
जिसने कंपनी की पहुंच को बढ़ाया। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क को ओपन सोर्स किया, जिसने डेवलपर समुदाय के साथ संबंधों को बेहतर किया। सत्या नडेला के नेतृत्व में रणनीतिक अधिग्रहण भी महत्वपूर्ण थे। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्डइन को $26.2 बिलियन में खरीदा गया, जो पेशेवर नेटवर्किंग और एंटरप्राइज सर्विसेज में विस्तार का हिस्सा था। 2018 में गिटहब का $7.5 बिलियन में अधिग्रहण डेवलपर समुदाय को लक्षित करता था। 2023 में एक्टिविजन ब्लिज़र्ड $68.7 बिलियन में अधिग्रहण गेमिंग उद्योग में माइक्रोसॉफ्ट की स्थिति को और मजबूत करता था। सत्या नडेला के कार्यकाल में माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यूएशन $300 बिलियन से बढ़कर $2 ट्रिलियन से अधिक हो गया, जो इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाता है। उनकी रणनीतियों में शामिल था, पहला, क्लाउड और एआई पर दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट। दूसरा, सांस्कृतिक परिवर्तन, जो कर्मचारियों को नवाचार के लिए प्रेरित करता था। तीसरा, रणनीतिक अधिग्रहण, जो कंपनी के पोर्टफोलियो को मजबूत करते थे। इस अध्याय से हमें सबक मिलते हैं। पहला, नेतृत्व में सांस्कृतिक परिवर्तन का महत्व। दूसरा, उभरती तकनीकों पर शुरुआती निवेश की शक्ति। तीसरा, प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में सहयोग और अनुकूलन की आवश्यकता। सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को 21वीं सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने वाला बनाया। अब अगले अध्याय में हम क्लाउड कंप्यूटिंग और एज्योर के विकास को और विस्तार से देखेंगे। अध्याय 10, क्लाउड कंप्यूटिंग और एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रवेश और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का डेवलपमेंट कंपनी के आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। सत्या नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड आधारित सेवाओं में वैश्विक अग्रणी बनाया, जिसने कंपनी की रेवेन्यू धाराओं को विविधीकृत किया और इसे तकनीकी नवाचार के शीर्ष पर स्थापित किया। इस अध्याय में हम एज्योर के विकास, इसकी सफलता के कारणों और इसके पीछे की रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जिसे शुरू में विंडोज एज्योर के नाम से जाना जाता था, उसको 27 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। यह एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म था, जो डेवलपर्स और व्यवसायों को स्केलेबल कंप्यूटिंग संसाधन, स्टोरेज और सेवाएं प्रदान करता था। प्रारंभ में एज्योर का फोकस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास पर था, PaaS पर था, लेकिन बाद में यह इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS पर और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS इसमें विस्तार हुआ। सत्या नडेला के 2014 के CEO बनने के बाद एज्योर ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी और अमेज़न वेब सर्विसेज के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्लाउड प्रदाता बन गया। सत्या नडेला की मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड फर्स्ट की रणनीति ने एज्योर को माइक्रोसॉफ्ट के व्यवसाय का केंद्र बना दिया। उन्होंने एज्योर को हाइब्रिड क्लाउड समाधानों के लिए अनुकूलित किया, जो ऑन प्रीमाइसेज और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करता था। यह उन उद्यमियों के लिए आकर्षक था जो अपने मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह क्लाउड पर स्थानांतरित नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा एज्योर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग सेवाओं को एकीकृत किया, जैसे एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज, जिसने डेवलपर्स को AI संचालित एप्लीकेशन बनाने में सक्षम बनाया। एज्योर की सफलता के कई कारण थे। पहला, माइक्रोसॉफ्ट की मौजूदा एंटरप्राइज ग्राहक आधार। विंडोज सर्वर, SQL सर्वर और ऑफिस जैसे उत्पादों का उपयोग करने वाले व्यवसायों के लिए एज्योर एक स्वाभाविक विकल्प था। दूसरा, वैश्विक डेटा सेंटर नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में डेटा सेंटर्स का विस्तार किया, जिसने एज्योर को कम विलंबता और उच्च उपलब्धता प्रदान की। तीसरा, ओपन सोर्स इंटीग्रेशन। सत्या नडेला के नेतृत्व में एज्योर ने लिनक्स
और अन्य ओपन सोर्स तकनीकों का समर्थन किया, जिसने डेवलपर समुदाय को आकर्षित किया। माइक्रोसॉफ्ट की रणनीतियों में शामिल था: पहला, क्लाउड पर दीर्घकालिक निवेश। कंपनी ने अरबों डॉलर डेटा सेंटर और अनुसंधान में निवेश किए। दूसरा, पार्टनरशिप और इंटीग्रेशन। एज्योर को एसएपी, ओरेकल और सेल्स फोर्स जैसे अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ इंटीग्रेट किया गया। तीसरा, नवाचार पर ध्यान। एज्योर ने क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों के लिए सेवाएं शुरू की। एज्योर की वृद्धि ने माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2020 तक माइक्रोसॉफ्ट की सेवा क्लाउड सर्विसेज, जिसमें एज्योर, ऑफिस 365 और डायनामिक्स 365 शामिल थे, कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 50% हिस्सा थी। इसने माइक्रोसॉफ्ट को पारंपरिक सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग से सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल की ओर ले जाया, जिसने दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की। इस अध्याय में हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, उभरती तकनीक में शुरुआती निवेश का महत्व। दूसरा, ग्राहक केंद्रित समाधान जैसे हाइब्रिड क्लाउड, जो बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं। तीसरा, खुलेपन और सहयोग की शक्ति, जो प्रतिस्पर्धा के साथ भी साझेदारी को बढ़ावा देती है। अगले अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट के रणनीतिक अधिग्रहणों और उनके प्रभाव को देखेंगे। अध्याय 11, अधिग्रहण और विस्तार। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का एक प्रमुख कारक इसकी रणनीतिक अधिग्रहण नीति रही है, जिसने कंपनी को नए बाजारों में प्रवेश करने, अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बनाया। सत्या नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने कई बड़े अधिग्रहण किए, जो कंपनी के क्लाउड, गेमिंग और पेशेवर नेटवर्किंग जैसे क्षेत्रों में विस्तार का प्रतीक बने। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख अधिग्रहणों, उनकी रणनीतियों और उनके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। प्रमुख अधिग्रहण। लिंक्डइन 2016 में अधिग्रहित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को $26.2 बिलियन में खरीदा। ये अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट को एंटरप्राइज और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार करने का अवसर प्रदान करता था। लिंक्डइन को ऑफिस 365 और डायनामिक्स 365 जैसे माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों के साथ इंटीग्रेट किया गया, जिसने व्यवसायों को भर्ती, प्रशिक्षण और ग्राहक संबंध प्रबंधन में मदद की। इस अधिग्रहण ने माइक्रोसॉफ्ट को डेटा संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो क्लाउड और एआई सेवाओं को बढ़ाने में उपयोगी साबित हुई। गिटहब 2018 में अधिग्रहित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपर प्लेटफॉर्म गिटहब को $7.5 बिलियन में अधिग्रहण किया। गिटहब, जो कोड शेयर करने और सहयोग का एक प्रमुख मंच है, उसने माइक्रोसॉफ्ट को डेवलपर समुदाय के करीब लाया। सत्या नडेला ने गिटहब को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति दी, लेकिन इसे एज्योर और अन्य माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं के साथ इंटीग्रेट किया। यह अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट की ओपन सोर्स दृष्टिकोण को मजबूत करना था और डेवलपर्स के बीच कंपनी की विश्वसनीयता को बढ़ाना था। एक्टिविजन ब्लिज़र्ड 2023 में अधिग्रहित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड उसको $68.7 बिलियन में खरीदा, जो कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इस अधिग्रहण ने माइक्रोसॉफ्ट को कॉल ऑफ ड्यूटी और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के जैसे लोकप्रिय गेम्स का स्वामित्व दिया, जिसने एक्सबॉक्स और गेम पास सेवाओं को और मजबूत किया। यह कदम गेमिंग उद्योग में माइक्रोसॉफ्ट की स्थिति को सोनी और निंटेंडो के खिलाफ प्रतिस्पर्धी बनाता था। अब बात करते हैं रणनीतियों की। तो माइक्रोसॉफ्ट की अधिग्रहण रणनीति कई प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित थी। रणनीतिक तालमेल। प्रत्येक अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट के लिए मौजूदा पोर्टफोलियो को पूरक करता था। उदाहरण के लिए लिंक्डइन ने एंटरप्राइज सेवाओं को बढ़ाया, जबकि गिटहब ने डेवलपर टूल्स को बढ़ाया। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। सत्या नडेला ने अधिग्रहणों को तत्काल लाभ के बजाय दीर्घकालिक विकास के लिए उपयोग किया। गिटहब
और लिंक्डइन ने शुरुआत में उच्च लागत के बावजूद बाद में महत्वपूर्ण रेवेन्यू जनरेट किया। स्वायत्तता और एकीकरण का संतुलन। माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण कंपनियों को उनकी पहचान बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें अपने क्लाउड और एआई इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया। अब बात करते हैं प्रभाव की। इन अधिग्रहणों ने माइक्रोसॉफ्ट को कई क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया। लिंक्डइन ने माइक्रोसॉफ्ट को पेशेवर नेटवर्किंग में अग्रणी बनाया। गिटहब ने डेवलपर समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत किया और एक्टिविजन ब्लिजर्ड ने गेमिंग में कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ किया। इन कदमों ने माइक्रोसॉफ्ट के बाजार मूल्य को 2 ट्रिलियन से अधिक तक बढ़ाने में योगदान दिया। अब बात करते हैं सबक की। तो इस अध्याय से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, रणनीतिक अधिग्रहण बाजार विस्तार और नवाचार को गति दे सकते हैं। दूसरा, अधिग्रहित कंपनियों को स्वतंत्रता और एकीकरण का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तीसरा, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अल्पकालिक लागतों को उचित ठहरा सकता है। अगले अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट के एआई और नवाचार पर केंद्रित प्रयासों को देखेंगे। अध्याय 12, एआई और नवाचार। माइक्रोसॉफ्ट का कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार में निवेश इसके आधुनिक युग की रीढ़ रहा है, जिसने कंपनी को तकनीकी क्रांति के अग्रणी के रूप में स्थापित किया। सत्या नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने एआई को अपने उत्पादों और सेवाओं का अभिन्न अंग बनाया, जिससे व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं के लिए नई संभावनाएं खुली। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रयासों, नवाचार रणनीतियों और उनके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला, एआई में माइक्रोसॉफ्ट का प्रवेश। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 के दशक में एआई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, लेकिन सत्या नडेला के 2014 में सीईओ बनने के बाद ये कंपनी की रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बन गया। माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज और एज्योर मशीन लर्निंग जैसे टूल्स लॉन्च किए, जो डेवलपर्स को एआई संचालित एप्लीकेशन बनाने में सक्षम बनाते थे। इन सेवाओं ने भाषा प्रसंस्करण, छवि पहचान और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को पेश किया, जो एक एआई संचालित सहायक है जो ऑफिस 365, विंडोज और अन्य माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों में एकीकृत है। कोपायलट, जिसे ओपन एआई की तकनीक जैसे जीपीटी मॉडल और माइक्रोसॉफ्ट के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से बनाया गया, उपयोगकर्ताओं को स्वचालित लेखन, डेटा विश्लेषण और कार्य प्रबंधन में मदद करता है। इसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अनुभव को फिर से परिभाषित किया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश शामिल था। नवाचार की रणनीतियों पर बात करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट की एआई और नवाचार की रणनीतियां कई सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, एज्योर के साथ एकीकरण। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई को अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर के साथ गहराई से एकीकृत किया। ये डेवलपर्स और व्यवसायों को स्केलेबल एआई समाधान प्रदान करता था। दूसरा, सहयोग और साझेदारी। ओपन एआई के साथ साझेदारी और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग ने माइक्रोसॉफ्ट को एआई नवाचार में अग्रणी बनाया। तीसरा, उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण। कोपायलट और अन्य एआई टूल्स उसको उपयोगकर्ता की प्रोडक्टिविटी और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। उदाहरण के लिए, कोपायलट एक्सेल में जटिल डेटा विश्लेषण को सरल बनाता था। अन्य नवाचार। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी में निवेश किया। एज्योर क्वांटम ने क्वांटम कंप्यूटिंग समाधान प्रदान किए, जबकि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने एआई और डेटा साइंस में नए रास्ते खोले। कंपनी ने होलोसेंस जैसे मिश्रित वास्तविकता
यानी मिक्स्ड रियलिटी उपकरणों पर भी काम किया, जो उद्यमों और रचनात्मक उद्योगों के लिए नवाचार लाया। अब बात करते हैं प्रभाव की। तो माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रयासों ने कंपनी को तकनीकी नेतृत्व प्रदान किया। 2023 तक एज्योर एआई सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। को-पायलट ने ऑफिस 365 की उपयोगिता को बढ़ाया, जिससे सब्सक्रिप्शन में वृद्धि हुई। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की एआई पहल ने इसे गूगल और अमेज़न जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ बराबरी पर ला खड़ा किया। अब बात करते हैं सबक की। इस अध्याय से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, उभरती तकनीकों में शुरुआती निवेश भविष्य में नेतृत्व प्रदान कर सकता है। दूसरा, साझेदारियां और सहयोग नवाचार को गति दे सकते हैं। तीसरा, उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान देना दीर्घकालिक सफलता की चाबी है। अगले अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट की कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्यों का विश्लेषण करेंगे, जो इसकी सफलता का आधार रहे हैं। अध्याय 13, कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का एक प्रमुख आधार इसकी कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य रहे हैं, जो समय के साथ विकसित हुए हैं। सत्या नडेला के नेतृत्व में कंपनी ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया, जिसने कर्मचारियों को नवाचार, सहयोग और निरंतर सीखने के लिए प्रेरित किया। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट की कॉरपोरेट संस्कृति, इसके मूल्यों और उनकी सफलता में योगदान का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की प्रारंभिक संस्कृति। तो माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती संस्कृति बिल गेट्स और पॉल एलन के तकनीकी उत्साह और प्रतिस्पर्धी भावना से प्रेरित थी। 1980 और 1990 के दशक में कंपनी की संस्कृति आक्रामक नवाचार और बाजार प्रभुत्व पर केंद्रित थी। बिल गेट्स का नेतृत्व तकनीकी उत्कृष्टता और कठिन परिश्रम पर आधारित था, लेकिन यह संस्कृति कभी-कभी आंतरिक प्रतिस्पर्धा और बाहरी आलोचना का कारण बनी, विशेष रूप से एंटी ट्रस्ट मामलों के दौरान। स्टीव बाल्मर के युग में माइक्रोसॉफ्ट की संस्कृति बिक्री केंद्रित और ऊर्जावान थी। हालांकि यह संस्कृति मोबाइल और सर्च जैसे उभरते क्षेत्रों में भी कंपनी के पिछड़ने का एक कारण मानी गई, क्योंकि यह विंडोज और ऑफिस पर अत्यधिक निर्भर थी। अब बात करते हैं सत्या नडेला और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो 2014 में सत्या नडेला के सीईओ बनने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की कॉरपोरेट संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया। सत्या नडेला ने कैरोल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट सिद्धांत को अपनाया, जो निरंतर सीखने, जोखिम लेने और असफलताओं से सीखने पर जोर देता है। उनकी पुस्तक हिट रिफ्रेश में इस परिवर्तन का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक सहयोगी और समावेशी संगठन बनाने की दृष्टि शेयर की। सत्या नडेला ने कर्मचारियों को एक माइक्रोसॉफ्ट के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने आंतरिक सिलोज को तोड़ा और विभिन्न विभागों के बीच सहयोग को बढ़ाया। उन्होंने विविधता और समावेशन पर भी जोर दिया, जिसके तहत माइक्रोसॉफ्ट ने लिंग, नस्ल और पृष्ठभूमि के आधार पर समावेशी नीतियां लागू की। 2020 तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कार्यबल में विविधता बढ़ाने के लिए $150 मिलियन का निवेश किया। माइक्रोसॉफ्ट के मूल्य। माइक्रोसॉफ्ट के मूल्य सम्मान, अखंडता और जवाबदेही इसकी संस्कृति का आधार है। ये मूल्य न केवल कर्मचारियों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, बल्कि कंपनी की रणनीतियों को भी आकार देते हैं। उदाहरण के लिए सम्मान। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राहकों, भागीदारों और कर्मचारियों के साथ पारदर्शी और नैतिक व्यवहार को प्रायोरिटी दी। अखंडता। एंटी ट्रस्ट मामलों के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी व्यावसायिक प्रथाओं को और अधिक पारदर्शी बनाया। तीसरा, जवाबदेही। कंपनी ने सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेवारी पर ध्यान दिया, जैसे 2030 तक कार्बन नकारात्मक बनने का लक्ष्य। अब बात करते हैं प्रभाव की। तो सत्या नडेला की सांस्कृतिक सुधारों ने माइक्रोसॉफ्ट को इनोवेशन का केंद्र बनाया। कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ी और कंपनी ने प्रतिभा आकर्षण में सुधार देखा। ग्रोथ माइंडसेट ने एज्योर कोपायलट और होलोसेंस जैसे उत्पादों के विकास को गति दी।
इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की समावेशी संस्कृति ने इसे एक आकर्षक नियोक्ता बनाया, जिसने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को आकर्षित किया। अब बात करते हैं सबक की। तो इस अध्याय से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, कॉरपोरेट संस्कृति संगठन की सफलता का आधार होती है। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट नवाचार और अनुकूलन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, विविधता और समावेशन दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट की सफलता की रणनीतियों और उनसे मिलने वाले सबकों का विश्लेषण करेंगे। अध्याय 14, सफलता की रणनीतियां और सबक। माइक्रोसॉफ्ट की 5 दशकों की यात्रा न केवल तकनीकी नवाचारों की कहानी है, बल्कि रणनीतिक दूरदर्शिता, अनुकूलन और नेतृत्व की शक्ति का प्रदर्शन भी है। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के पीछे की प्रमुख रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे और उनसे मिलने वाले सबकों को समझेंगे, जो उद्यमियों, प्रबंधकों और तकनीकी उत्साहियों के लिए प्रेरणादायक है। माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख रणनीतियां। सही समय पर अवसरों का लाभ उठाना, ये पहली चीज। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 1975 में अल्टेर 8800 के लिए बेसिक इंटरप्रेटर के साथ हुई, जिसने कंपनी को पर्सनल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में स्थापित किया। 1980 में आईबीएम के साथ एमएस डोस का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट एक और उदाहरण है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में अग्रणी बनाया। यह रणनीति अवसरों को पहचानने और त्वरित कार्यवाही की शक्ति को दर्शाती है। दूसरा, नवाचार और उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन। विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे उत्पादों ने उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान दिया, जिसने गैर टेक्नोलॉजी उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया। सत्या नडेला के युग में कोपायलट और एज्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उपयोगकर्ता प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया। नवाचार को उपयोगकर्ता की जरूरतों के साथ जोड़ना माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का आधार रहा। अब बात करते हैं तीसरा चीज, रणनीतिक साझेदारियां और अधिग्रहण। तो माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम, ओपन एआई और अन्य कंपनियों के साथ साझेदारियां बनाई, जो इनकी तकनीकी और बाजार पहुंच को बढ़ाती थी। लिंक्डइन, गिटहब और एक्टिविजन ब्लिज़र्ड जैसे अधिग्रहणों ने कंपनी के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया। ग्रोथ माइंडसेट और अनुकूलन। सत्या नडेला ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर माइक्रोसॉफ्ट की संस्कृति को बदला, जिसने कर्मचारियों को जोखिम लेने और सीखने के लिए प्रेरित किया। कंपनी ने एंटी ट्रस्ट मामलों और प्रतिस्पर्धी दबावों से सीखकर अपनी रणनीतियों को संशोधित किया। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। माइक्रोसॉफ्ट ने अल्पकालिक लाभों के बजाय दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दिया। उदाहरण के लिए एज्योर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट ने शुरुआत में उच्च लागत मांगी, लेकिन बाद में कंपनी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा बन गए। माइक्रोसॉफ्ट के सबक। उसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट से सबक क्या ले सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो अवसरों को पहचाने और तेजी से कार्य करे। बिल गेट्स और पॉल एलन ने अल्टेर और आईबीएम के अवसरों को तुरंत भुनाया। उद्यमियों के लिए यह सबक है कि बाजार की मांगों को समझना और समय पर कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, नवाचार और ग्राहक अनुभव पर ध्यान देना। माइक्रोसॉफ्ट ने हमेशा उपयोगकर्ता अनुकूल उत्पादों पर जोर दिया, जैसे विंडोज और ऑफिस। व्यवसायों को ग्राहक की जरूरतों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तीसरा, संस्कृति का महत्व। सत्या नडेला का ग्रोथ माइंडसेट और समावेशी संस्कृति ने माइक्रोसॉफ्ट को नया जीवन दिया। संगठनात्मक संस्कृति नवाचार और कर्मचारी संतुष्टि की चाबी है। चौथा, प्रतिस्पर्धा और अनुकूलन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एंटी ट्रस्ट मामलों और प्रतिस्पर्धी दबावों से सीखा और अपनी रणनीतियों को बदला। असफलताओं से सीखना और अनुकूलन करना दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। नेतृत्व की शक्ति। तो बिल गेट्स, स्टीव बाल्मर और सत्या नडेला ने अपने अपने युग में माइक्रोसॉफ्ट को नई दिशा दी। मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टिकोण किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कंक्लूजन पर।
तो माइक्रोसॉफ्ट की रणनीतियां और सबक हमें सिखाते हैं कि सफलता टेक्नोलॉजी इनोवेशन, रणनीतिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक परिवर्तन का परिणाम होती है। ये सिद्धांत किसी भी उद्यमी या संगठन के लिए लागू हो सकते हैं। अगले अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट के भविष्य की दिशा और निष्कर्ष को देखेंगे। तो अंतिम अध्याय 15वां अध्याय, भविष्य की दिशा और निष्कर्ष। माइक्रोसॉफ्ट की 5 दशकों की यात्रा, तकनीकी नवाचार, रणनीतिक दृष्टिकोण और अनुकूलन की एक प्रेरणादायक कहानी है। बिल गेट्स और पॉल एलन के छोटे से कार्यालय से शुरू होकर कंपनी ने वैश्विक तकनीकी नेतृत्व हासिल किया और सत्या नडेला के युग में इसे और सुदृढ़ किया। इस अंतिम अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट के भविष्य की दिशा, उभरती तकनीकों में इसके प्रयासों और इसकी यात्रा से मिलने वाले निष्कर्षों का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले भविष्य की दिशा। माइक्रोसॉफ्ट का भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित है। निम्नलिखित क्षेत्र कंपनी की भविष्य की रणनीतियों को आकार दे रहे हैं। सबसे पहला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। तो माइक्रोसॉफ्ट का ओपन एआई के साथ सहयोग और कोपायलट जैसे एआई संचालित टूल्स का विकास इसे एआई क्रांति में अग्रणी बनाता है। कंपनी एज्योर एआई को और विस्तारित कर रही है, जो स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नवाचार ला रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य एआई को हर व्यक्ति और संगठन के लिए सुलभ बनाना है, जिससे प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में वृद्धि हो। क्लाउड कंप्यूटिंग। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। कंपनी हाइब्रिड क्लाउड और मल्टी क्लाउड समाधानों पर ध्यान दे रही है, जो इसे अमेज़न वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड के साथ प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर्स के वैश्विक नेटवर्क का विस्तार कर रही है। जिससे कम विलंबता और उच्च उपलब्धता सुनिश्चित होती है। गेमिंग और मेटावर्स। तो एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के अधिग्रहण ने माइक्रोसॉफ्ट को गेमिंग इंडस्ट्री में एक जायंट बनाया। एक्सबॉक्स गेम पास और क्लाउड गेमिंग सेवाएं कंपनी को मेटावर्स और आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में ले जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस भी मिश्रित वास्तविकता यानी मिक्स्ड रियलिटी में नवाचार का प्रतीक है। सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक जिम्मेवारी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रही है और अपने डेटा सेंटर्स को पर्यावरण अनुकूल बना रही है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल समावेशन और शिक्षा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की रणनीतियां। तो माइक्रोसॉफ्ट की भविष्य की रणनीतियां नीचे निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। तो पहला सिद्धांत, नवाचार में निरंतर निवेश। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेटावर्स जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर अरबों डॉलर का निवेश। वैश्विक विस्तार। तो नए बाजारों और क्षेत्रों में प्रवेश, जैसे अफ्रीका और एशिया में डेटा सेंटर का निर्माण। सहयोग और समावेशन। तो ओपन सोर्स समुदायों, भागीदारों और विविध कार्यबल के साथ सहयोग। अब आते हैं दोस्तों कंक्लूजन पर इस आई बुक की। तो माइक्रोसॉफ्ट की यात्रा एक छोटे स्टार्टअप से वैश्विक तकनीकी दिग्गज बनने तक की कहानी है, जो दर्शाती है कि नवाचार, रणनीतिक दृष्टिकोण और अनुकूलन किसी संगठन को शीर्ष पर यानी टॉप पर ले जा सकते हैं। बिल गेट्स की दूरदर्शिता, स्टीव बाल्मर का विस्तार और सत्या नडेला का सांस्कृतिक परिवर्तन, इन सभी ने माइक्रोसॉफ्ट को तकनीकी क्रांति का नेतृत्वकर्ता बनाया। कंपनी ने चुनौतियों जैसे एंटी ट्रस्ट मामले और प्रतिस्पर्धा उनसे सीखा और अपनी रणनीतियों को संशोधित किया। माइक्रोसॉफ्ट से हमें कई सबक मिलते हैं।
अवसरों को पहचानने की शक्ति, उपयोगकर्ता केंद्रित नवाचार और सांस्कृतिक परिवर्तन का महत्व। ये कहानी उद्यमियों और नेताओं के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक छोटा विचार, सही रणनीति और समर्पण के साथ दुनिया को बदला जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का भविष्य उज्जवल है और यह एआई, क्लाउड और सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से तकनीकी परिदृश्य को आकार देना जारी रखेगा। आशा करते हैं आपको ये आई बुक पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो बुक को लाइक करें, और दूसरी भी आई बुक सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।